गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाऊँगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जो है इससे पहले मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके होंगे। उसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के जो है डॉबिन राइनर्स ट्रायड है और ऑक्टेव लॉ, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये पता हो, क्योंकि आपको मैं लगातार पढ़ा दूँ पीरियोडिक टेबल, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये यूज़ कहाँ पे होगा और हमें क्यों इसको पढ़ना चाहिए, तो फिर आप शायद इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है पीरियोडिक टेबल का मैं ये इम्पोर्टेंस आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको जो है ये समझने में आसानी हो कि पीरियोडिक टेबल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के जो भी जिनको 11th में साइंस में आगे कुछ करना है, लाइक इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो वो साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे। साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो उनके जेईई की तैयारी में या नीट की तैयारी में सॉरी इसका कितना इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो इस वजह से आपको इसको जानना ज़रूरी है। और पूरा जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें अगर आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ये पता हैं तो आप पूरी की पूरी, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, ये क्या है, देखिए आप अभी जैसे ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 10th लेवल पे, लेकिन आगे आपकी केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में मेनली जो है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से पता हो। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, तो अभी आप सोच लो कि आपको मान लीजिए नहीं पता है, तो ये समझिए कि इस ब्रह्मांड में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अब उन सारे एलिमेंट्स, जैसे अभी लगभग मान लीजिए इसमें 118 दिख रहा है, 118 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब 118 एलिमेंट्स के बारे में, एक एक के बारे में जानना, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो समय समय पे ये कोशिश होती रही कि पीरियोडिक टेबल को कैसे आसान बनाए। ये जो एलिमेंट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को कैसे स्टडी किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, हमें उनके बारे में स्टडी करना, एक उनको ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर दें। तो बेसिकली जो भी पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई हैं समय समय पे, तो उनमें जो है यही चीज़ किया गया है कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। और फिर आप क्या करते हैं, जैसे अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। देखिए ये जो है इस साइड में, देखिए लेफ़्ट साइड में ये है 2 ग्रुप्स, ठीक है, फिर बीच में जो है 10 ग्रुप्स हैं येलो कलर में, ये देखिए, फिर उसके बाद फिर 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में नीचे देखिए ये जो है 2 रोज़ 2 जो है नीचे पड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से एलिमेंट को उनको कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में। अब थोड़ा सा और क्या कहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने से पहले, अगर आपने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो आपको पता था कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको मास के ऑर्डर में जो है रखा गया है। एलिमेंट्स का जो मास है, एटॉमिक मास है, उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। और एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, ठीक है। तो फिर जो है क्या कहते हैं तो सेम ग्रुप में वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बट वहाँ पे जो क्राइटेरिया है कैटेगराइज करने का वो एटॉमिक मास है, ठीक है। और उसकी वजह से कई सारे जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक
कि सबसे पहला ये था कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो ग्रुप 1 में भी उसकी जो है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसके जैसे जो इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, इनके जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे सोडियम NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वैसे ही जो है ये क्या कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाता है। अब तो इसको यहाँ रखा जाए, या वो जो है ये जो क्या कहते हैं हैलोजन, ये वाला ग्रुप है सेकेंड लास्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन इनके जैसी भी इस ग्रुप जैसे, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो इसमें 9 लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली ये 17th ग्रुप है। तो इसके जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसी प्रॉपर्टी देखिए, जैसे क्या कहते हैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स इसके जो है मिल जाएंगे। जैसे आपका अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, जैसे आपका Cl जो है आपका रिएक्ट करता है Na से, तो NaCl बनता है, तो वैसे NaH भी बनता है, सोडियम हाइड्राइड बनता है, लिथियम हाइड्राइड LiH भी बनता है। तो इस तरीके से जैसे ये रिएक्ट करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट से, वैसे हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 के एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसा भी बिहेव कर रहा है और उसके, तो अब इसको 1 में रखा जाए या इसमें रखा जाए, ये बड़ी जो है ये चीज़ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये कमी थी। सेकंड कमी उसमें जो है जो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कि जिनकी जो है एटॉमिक वेट सेम ही एलिमेंट जिनके लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो ये इसका एक का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो उनको जो है समस्थानिकों को सेम प्लेस पे नहीं रख सकते मेंडलीव के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंडलीव ने बताया था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का वेट बढ़ता है, ये एटॉमिक मास बढ़ता है, वो जो है उसके ऑर्डर में रखा जाता है। तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा एक एलिमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ओपन कर देता हूँ पहले, तो आपको बताने में हेल्प मिलेगी। जैसे ये देखिए जो मैं एग्जांपल ले रहा था कि जैसे क्लोरीन आपका देखिए एच से भी रिएक्ट कर रहा है और Na से भी, यानी कि जो है बिल्कुल यानी कि Na के साथ रखा जा सकता है। अच्छा, Na ऑक्सीजन से कर रहा है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन ये बिल्कुल इसके जैसा बिहेव कर रहा है। और इसका रिवर्स मैंने बता ही दिया था कि NaH भी बनता है, LiH भी बनता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं आइसोटोप्स की भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए मैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिखाऊँ आपको। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट CO, कोबाल्ट की जो है एटॉमिक वेट ये रहा और निकिल का ये है। तो अब देखिए अगर एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में लिखते तो जो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला होता वो बाद में पढ़ता, लेकिन यहाँ ज़्यादा एटॉमिक वेट निकिल का है, लेकिन निकिल को बाद क्या कहते हैं निकिल का एटॉमिक वेट कम है, वो बाद में रखा गया है। तो मेंडलीव की जो पीरियड जो वो थे तो वह यहाँ पे रूल उनका वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी। तो अब ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को पता होना चाहिए कि
ज़्यादा कम वेट वाला एलिमेंट बाद में रखा जाना, हाइड्रोजन की पोजीशन, और तीसरा जो है आइसोटोप्स को जो है सेम प्लेस पे नहीं रख सकते हैं, जबकि एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स को सेम प्लेस पे नहीं रख सकते। ये प्रॉब्लम थी 3। अब इन तीनों को भाई इसका आंसर आपको जो है ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है। इसको सबसे पहले हेनरी मोज़ले ने जो है दिया था। तो इन्होंने जो है उस समय तक प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, और उसको जो न्यूक्लियस के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर उसे कहा गया। तो एटॉमिक नंबर की खोज उस समय तक हो चुकी थी। ये देखिए, और इसे Z से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल जिन्होंने दिया था, हेनरी मोज़ले ने, इन्होंने ये कहा कि जो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, एटॉमिक मास के और बढ़ते क्रम में इन्होंने रखा था मिंडलीफ ने, लेकिन इन्होंने उसको चेंज की। इन्होंने अपने उसमें बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होता है, एक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है ये लॉ, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का जो है पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हम एलिमेंट्स को क्या करें, उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर का होता है परमाणु क्रमांक के, अगर बढ़ते हुए क्रम में रखें, पहले 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो एक इंटरवल के बाद क्या होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट करती हैं। और इस तरीके से जो है एटॉमिक नंबर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का जो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है कि जैसे एटॉमिक नंबर ये होता क्या है कि किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर। अब इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर सेम टाइप के अगर कोई आइसोटोप हुआ, ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है कि उनका ये एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी हाइड्रोजन होंगे, चाहे हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके सेम प्लेस पे रखेंगे, जितने भी कार्बन के आइसोटोप्स हैं उनको सेम उस पर रखेंगे। तो इस तरीके से जो है सारे के सारे जो आइसोटोप्स हैं उनकी प्रॉब्लम इसमें रिजॉल्व हो गई। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं, निकिल और कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर वो निकिल से पहले, कोबाल्ट का 27 है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कोबाल्ट का जो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, मैं अगले में उसमें मॉडल में दिखाता हूँ आपको। कोबाल्ट का आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें टिल्टेड रहे, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें देखिए आपका, देखिए ये आपका जो है कोबाल्ट 27 है, इसका एटॉमिक नंबर, और निकिल का 28 है। इसलिए जो है कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकिल को बाद में रखा गया है। तो ये जब एटॉमिक नंबर के उसमें रखा गया तो ये तो दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन अब थोड़ा सा उससे क्या कहते हैं, तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरी का डिस्कशन हम अभी करेंगे, उससे पहले मैं मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता क्या क्या है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको ग्रुप 1 पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको जो है ग्रुप्स कहते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
ये देखिए, ये जो है ग्रुप्स हैं, इसको फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ठीक है, मैं इसमें आपको जो है, इसमें सही से नहीं दिख रहा है, मुझे एक थोड़ा सा अच्छा सा पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये है, ठीक है। देखिए इसमें ग्रुप 1, देखिए ग्रुप नंबर, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ये देखिए ग्रुप 3, ये देखिए ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये लिखा हुआ है अप टू 12, और फिर इधर देखिए ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसको जो है, जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं इनको ग्रुप कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर देखो पीरियोडिक, ठीक है। पीरियड वन में ये सबसे ऊपर टॉप पे देखिए 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम, और फिर पीरियड 2 में देखिए लिथियम, बेरिलियम, और इधर यहाँ जाके बोरॉन, कार्बन, ये 5, 6, 7, 8। फिर पीरियड 3 में देखिए 11, 12 ये सोडियम, मैग्नीशियम, और इधर फिर 13 एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो इस तरीके से, ठीक है। अब पीरियड 4 देखिए, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, फिर पीरियड 5 है, 6 है, 7 है। तो इस तरीके से ये पीरियड हैं, और ये 2 जो है, ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो है, ये 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पे। लैंथेनाइड यहाँ पे पूरा 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं, उनको नीचे रखा, लैंथेनाइड कहा गया, ये वाला कहा गया है ये। और जो AC एक्टिनाइड 89 है, इसको जो है नीचे देखिए 90 से लेके ये आपका 103 तक है। तो ये ग्रुप और पीरियड, ठीक है। तो अब सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। अब इनको फर्दर जो है क्या कहते हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप 1 और 2, इनको इकट्ठा जो है S ग्रुप के एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो ये इधर के एलिमेंट्स हैं 6 ग्रुप्स, इनको P ग्रुप का एलिमेंट कहा जाता है। और जो बीच में जो है ये हैं 3 से लेके 12 तक, ठीक है, इनको D ग्रुप का एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो नीचे 2 हैं उनको F, देखिए F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, F, तो SPDF, ठीक है। तो इस तरीके से आपको SPDF क्यों कहा जाता है, ये आगे आप समझें, वो करेंगे, आपको आइडिया लगेगा, लेकिन मुझे सभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें आपने देखा कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं एक बार वापस रोटेट करके, ये इस तरीके से इसको मैं अलग से दिखा दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में और समझते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप अभी मैं बता चुका हूँ, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको कैसे जो है सेम, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन पे कैटेगराइज किया गया है, उनको रखा गया है, तो इसलिए जो है इनको आसानी से आप क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम्स थी मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो इसमें दूर हो गई हैं। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट। इसमें एक पीरियड में क्या होता है, एक पीरियड के जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये, जैसे मैं पीरियड 2 की बात करूँ, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे देखिए 5, 6, 7 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये एक जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनमें जो सेल होता है, नंबर ऑफ सेल्स वो सेम होते हैं। ये मतलब इसमें 2 सेल्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड, और जो पीरियड 3 है उसमें 3 सेल्स होंगे, 1, 2, 3, ठीक है। पीरियड 4 में जो है 4 सेल्स होंगे। तो इस तरीके से अगर क्या कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की का नंबर आपको निकालना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपके पास फार्मूला है 2n², ठीक है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ सेल्स। तो इससे क्या होगा कि उस कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
जैसे अगर इसमें देखिए जो सबसे इनर सेल होता है उसको के कहते हैं, KLMN, आपने पहले पढ़ा होगा। तो जो के सेल में है तो n की वैल्यू 1 रखिए, तो देखिए 2n²। तो आपके जो है हेंस फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। L सेल में 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 8 हो गया आपका। इसलिए जो है सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। ऐसे थर्ड में जो है 18 होगा, क्योंकि 3² 9 × 2 18। फिर 4 में जो है, लेकिन 4 में जो है 18 ही एलिमेंट होता है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में जो है, सिक्स्थ में वो 32 होता है। तो इस तरीके से आपका जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जो पीरियड में प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैलेंसी। वैलेंसी आपको पता है कि कोई एटम किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कितने एटम्स के साथ दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पे। और वैलेंसी होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर डिपेंड करती है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे अपने उस आउटर सेल में 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, ये बट इसका एक चीज़ और भी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जो ये तो मैंने जो बात बताई ये आपका ग्रुप 17 उस तरफ जो राइट हैंड साइड पे जो है ग्रुप 7 के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ग्रुप 1 का हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी वैलेंसी होती है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ये निकाल के जो है वो आयंस बना सकते हैं। इसका रिवर्स जैसे 17 ग्रुप का हुआ या 16 ग्रुप का हुआ, तो 17 ग्रुप के एलिमेंट उनके आउटर मोस्ट सेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो उनकी पीरियोडिक क्या कहते हैं वैलेंसी 1 हो जाएगी, और जो 16 का है उसकी जो है 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैक, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिया है तो वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे। सपोज करिए आपका सोडियम जिसका 11 होता है, यहाँ पे एग्जांपल चलिए हम जो है ये मैग्नीशियम का लेते हैं, 12 है, तो 12 में आपको सपोज करिए मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे 2,8,2, तो अब इसमें जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये ग्रुप 2 1 और 2, इसमें जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, त्याग सकता है, तो इसलिए जो है इसकी वैलेंसी जो है 2 हो गई, ठीक है। जैसे सल्फ़र, अब जो दूसरे ये जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप 16 17 है सल्फ़र, उसका एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। अगर इसको करेंगे 2,8,6, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फ़र का जो है 2,8,6, तो इसमें जो है अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 1 2 तक हो या मतलब कि इतने हों, तो ये लोग क्या करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 3 या उससे ज़्यादा हुए तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, ले सकते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अब कितने ले सकते हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनको पूरा 8 इलेक्ट्रॉन करना है अपने बाहर। तो देखिए जैसे 17 इस सल्फ़र की बात करूँ तो इसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है 3 से ज़्यादा हैं,
तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, लेगा। अब कितने लेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको 8 पूरा करना है। अब 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, तो 8 पूरा करने के लिए देखिए 6 में कितना आ जाएगी, 8 पूरा हो जाएगा, 2 चाहिए, तो इसलिए सल्फ़र की जो है वो 2 हो गई। ऐसे ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का अगर आप देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6। तो अब देखिए यहाँ पे भी जो बारीक कक्षा है, ठीक है, उसमें 6 है, यानी 3 से ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा है। तो यानी कि अब ये क्या कर सकता है कि 8 पूरा करना है। कितना चाहिए, 2 अगर और आ जाए तो 8 पूरा हो जाए, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन में होता है 17, क्लोरीन में कितना होता है 17, तो इसका होगा 2,8,7। अब देखिए जो आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा है, बाहरी सेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 3 से ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा है। तो अब इसमें जो है 8 पूरा कैसे कर सकता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ। अब आता है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ किसी भी चीज़ का क्या होता है, जैसे बॉल की साइज़ आपको पता है कि स्फेरिकल होता है एटम, तो बॉल की साइज़ क्या होगी, उसको रेडियस उसका कितना है, रेडियस ज़्यादा तो बड़ा, रेडियस छोटा तो छोटा। तो बेसिकली जो है, जो उसके सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी जो रेडियस है वहाँ तक, उसको कहते हैं एटम का जो है साइज़। अब ये साइज़ की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, साइज़ हमें क्यों जानना है, मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइज़ का जानना। साइज़ का आपको एग्जैक्टली ना पता हो मतलब नहीं है, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आइडिया तो आपको पता होना चाहिए कि किसी जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं, तो क्या होता है नया सेल ऐड हो जाता है। नया सेल ऐड होने से क्या होता है, एटम का साइज़ बढ़ जाता है। जैसे एक तरीके से समझिए लेयर, जैसे प्याज आपने देखा होगा, प्याज में एक लेयर हो, दूसरी लेयर और दूसरी लेयर से अगर एक लेयर आप निकाल दो तो प्याज छोटी हो जाएगी, उसके ऊपर एक लेयर और लगा दो, एक सेल समझिए एक सेल है, वो एक सेल आपने और लगा दिया तो उसकी लेयर बढ़ गई तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एटम के साथ है कि पीरियड बढ़ने के साथ क्या होता है, एक लेयर और उसके ऊपर बढ़ जाता है। अब सोचिए बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन की वजह से फोर्स लगता है। तो सोचिए जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो घटने लगेगा और स्थिति ये होगी कि अगर सेल बड़ा हो, ये क्या कहते हैं सेल, जैसे सेकंड पीरियड का एलिमेंट हुआ, उसके बाहरी कक्षा में जो फोर्स लग रहा है और एक थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाले में फोर्स कम लगेगा क्योंकि रेडियस बढ़ चुकी है और नेट जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था प्रोटॉन की वजह से वो कम हो जाएगा दूरी बढ़ने की वजह से। दूर है इलेक्ट्रॉन तो कम फोर्स लगेगा, तो कम फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि अब जैसे उसको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनाने की बारी आएगी तो आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ग्रुप 1 का सपोज़ करिए कि जैसे ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम को भी लिथियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए जो इसमें देखिए 2s1 लिखा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में आप देखोगे ना 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे 2,1। सोडियम का लिखोगे 2, मैं आपको पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ इसमें, तो
जैसे क्या कहते हैं 2,1 और ये 2,8,1, इसमें क्या होगा 2,8,8,1, ये क्या कहते हैं पोटेशियम में। तो इस तरीके से देखिए पीरियड इसमें सेकंड वाले में लिथियम में 2 सेल होंगे, सोडियम में 3 सेल्स होंगे हैं, और पोटेशियम में जो है 4 सेल हैं। तो जो पोटेशियम वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बहुत कम फोर्स लगेगा और वो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकलेगा तो यानी कि पोटेशियम का जो आयन बनाएगा, पोटेशियम प्लस आयन, वो आसानी से बनाएगा, लेकिन सोडियम उससे कम आसानी से बनाएगा। तो इससे जो है कौन आपसे क्वेश्चन आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करेंगे तो इस टाइप से जो है आयंस देता है कि कौन आसानी से जो है ये बनाएगा। जो आसानी से बनाएगा तो भाई उस क्या कहते हैं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, उसमें पोटेशियम डाल दोगे तो पोटेशियम आसानी से बना के पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम फ्री हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। आप इसमें केमिस्ट्री में रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, वो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन कितनी आसानी से बना पाता है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है उसका जो है रेडियस क्या है। मतलब अगर कोई बड़ा होगा तो आसानी से बना पाएगा, छोटा होगा तो शायद ना बना पाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए जैसे ही ग्रुप में नीचे क्या कहते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इसका मतलब समझिए, जैसे अगर मैं क्या कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो फ्रेंसियम ज़्यादा मेटेलिक होगा। ठीक है। अब ऐसे देखिए इस बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, तो मेटेलिक कैरेक्टर जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ऐसे सारे पीरियड के लिए ट्रू है। अब आता है कि जैसे आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, जैसे सेकंड पीरियड है, तो जैसे जैसे इधर चलते हैं, देखिए इधर जो है सॉलिड है, ये क्या कहते हैं मेटल है, इस तरफ देखिए नॉन मेटल है। तो यानी कि पीरियड में आप जैसे आप देखिए राइट साइड में सारे के सारे गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, देखिए इधर। और ये जो ज़्यादातर हैं ये सब गैसेस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और इस तरफ हैं जो वो हैं सारे के सारे मेटल्स हैं। तो इसका मतलब आप जो है अगर लेफ़्ट टू राइट चलोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा पूछूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो यानी कि जाहिर सी बात है अगर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये आसान चीज़ें हैं, इसको मतलब लॉजिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर याद रहेगा पीरियोडिक टेबल तो आप आसानी से कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब गैसेस हैं। ठीक है। और इधर आपको लिथियम, सोडियम ये जो है मेटल्स हैं, आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इसमें तो क्या कहते हैं इतना ही है। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है अच्छा जो मेटल होते हैं वो क्या कहते हैं जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो सारे मेटल्स के लिए ट्रू होंगी। कि जैसे मेटल अगर किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो ये ऐसे मतलब वो सारे मेटल्स के लिए। अब वही है कि कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो आसानी से करेंगे, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होंगे तो आसानी से नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन मोर और लेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, मतलब कि वो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, सेम नहीं सिमिलर टाइप की रहेंगी। ठीक है। और बाकी आप पढ़िएगा जो आपको प्रॉब्लम आती है। और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं ज़्यादा होती है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कई सारे टर्म्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं,
उन पे हम किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो इसमें इसको इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं किस पे एक वीडियो ज़रूरत पड़ेगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक वीडियो डिटेल में थोड़ा एक एक पॉइंट और पार्ट में करके बना दूँगा। मैंने टारगेट किया था कि आज की इस वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। बाकी आप चैनल, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को केमिस्ट्री और पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसमें टॉपिक ले लूँगा और आपको डिटेल में और उसमें फर्दर जो है पार्ट्स में मैं वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।